इसी रास्ते पर रामू काका की दुकान थी। छोटी सी दुकान, सामने कच्चा रास्ता। कई दिनों से बिजली नहीं थी। दुकान के अंदर धुंधला अंधेरा भरा रहता था। आज भी बिजली नहीं आई और उस लड़के को लालटेन लेने भेजा था, अब तक आया ही नहीं। इस अंधेरे में काम कैसे करूंगा? रामू काका बाहर की ओर देखते हैं। तभी दूर से किसी के कदमों का आहट सुनाई देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मनीष आता है। अरे मनीष, इतने दिनों बाद इधर, कैसा है? सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ चाचा, सब कुछ ठीक है। बस आटा ले जाऊं, अब खत्म हो चुका है। बीबी बोली आटा लेते आना। अच्छा किया आ गया। वैसे आजकल कम ही लोग इधर आते हैं, खास करी इस समय। गाँव है चाचा, अब क्या करे, रोज का आना जाना लगा रहता है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। दुकान में बहुत अंधेरा था। अरे रामू चाचा, मुझे थोड़ा 2 किलो आटा दे दो। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। देखना, आटा की जगह मैदा मत दे देना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं। उस लड़के को लालटेन लाने के लिए भेजा था ना, जाने कहाँ रह गया। तो फिर क्या चाचा, रात भर यही रहेंगे? ठीक है चाचा, अब आप मुझे आटा दो, मैं जाऊं। मुझे अभी खेत के लिए निकालना है। वो गांव थोड़ा दूर बरगद के पेड़ के पास वाला खेत है न, वही जाना है। कई दिनों से सूखा पड़ा है, आज तो पानी देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही रामू काका का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। अरे मनीष, उस पुराने बरगद के पेड़ के पास आज मत जा बेटा। आज अमावस की रात है। मेरी मान तो सुबह चल जाना। रात का समय ठीक नहीं है वहां के लिए। अरे चाचा, आप भी कमाल करते हैं। डराओ मत। और उस बरगद के पेड़ के पास क्या रखा है? खेत ही तो है। कोई भूत थोड़े ही बैठा है जो मुझे मार देगा। तुझे याद नहीं है वहां पर 1 साल पहले क्या हुआ था? तुझे मैं पूरा बता नहीं सकता, पर वो जगह अब रहने लायक नहीं है। अपने से सतर्क रहना बेटा। अरे चाचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। और हाँ काका, मेरा बटवा घर ही रह गया है, जल्दबाजी में लाना भूल गया। इस आटा का पैसा खाते में लिख लेना, कल दे दूंगा। ठीक है चाचा, जल्दी दो मेरा आटा, बहुत देर हो गई। आटा लेकर मनीष निकल जाता है और पीछे रामू काका उसे देखते रह जाते हैं। मनीष रामू काका की दुकान से आटा लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। रात शांत थी, लेकिन उस संती में ऐसा जो मन को बेचैन कर रहा था, मानो गांव की हवा ही किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ मनीष चुपचाप चलते चलते अपने घर पहुंचता है। आ गए जी आप? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। अरे वो रामू काका से थोड़ा बात करने में देर हो गई। ये लो तुम्हारा आटा, जाओ तुम तक खाना बनाओ, तब तक मैं खेत पर से हो आता हूँ। अभी खेत रात बहुत हो चुकी है, ठंड भी बढ़ गई है। खेत कहीं भागा नहीं जा रहा, सुबह चले जाना। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। आज कई दिनों बाद बिजली आई है। अगर अभी नहीं गया, रात में बिजली चली गई, पता नहीं कब आएगी। और वैसे भी फसल बिना पानी के सूख रहा है। पर हर बार वो बरगद वाला खेत ही सबसे पहले क्यों? आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा यकीन मानिए, आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही। आज खेत मत जाइए। तुम झूठ-मूठ तो डर जाती हो। मैं कोई जंगल नहीं जा रहा, अपना ही खेत है, बस पानी देकर सीधा लौटाऊंगा। डर बेवजह नहीं होता जी, कभी कभी बिना वजह ही मन भारी हो जाता है। देखो, तुम खाना बना लेना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस इतना काम निपटा लूंगा आज। बिजली है तो इसका मुनाफा उठाना ही होगा। आप हमेशा यही कहते हो, बस अभी आया फिर। पूरी रात आप खेतों पर काम करते रहते हो। अरे छोटी, कुछ नहीं होगा। मैं
खेतों में पानी डाल के आ जाऊंगा, तब तक तुम खाना बना के तैयार रखना। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, बस संभल के जाना और देर मत करना। फवाड़ा आपके पीछे ही रखा है। और मनीष वहां रखा अपना फावड़ा उठाता है और खेत की और निकल पड़ता है। वो अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ा होता है, घर की दहलीज से ज्यादा दूर नहीं जाया होता, तभी पीछे से उसकी दोस्त की आवाज आती है। अरे मनीष, ओ मनीष, जरा रुकना। अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? जरा रुक तो सही। अरे पंकज, तुम यहाँ इस समय इतनी रात में? हाँ भाई, अभी घर के तरफ ही जा रहा था, तभी तुम्हें निकलते देखा। इस समय अकेले जाते देखकर आवाज लगा दी। कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? खेत के तरफ जा रहा हूँ। कई दिनों बाद आज बिजली आई है, तो सोचा मौका निकलने से पहले पानी दे आऊं। दिन में तो बिजली रहती नहीं, और अगर आज भी छोड़ दिया तो फसल का हाल और भी खराब हो जाएगा। वैसे मैं रात काफी हो गई है, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था घर पे बैठानों को। हाँ, ये बात तो सही है, आज बिजली आई है। इसका मतलब ये नहीं कि कल भी रहेगी। किसान के लिए यही समय सबसे भारी होता है, जब नींद भी आती है और काम भी बुलाता है। अकेले जा रहे थे क्या? हाँ, अकेले ही निकल पड़ा हूँ। सच कहूँ तो मन थोड़ा घबराया भी हुआ है, लेकिन खेत की चिंता उससे बड़ी लग रही है। सोचा जल्दी पानी देकर लौट आऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो फिर चलो, मैं भी साथ चलता। 2 लोग रहेंगे तो रास्ता भी हल्का लगेगा, और बात करते करते पता ही नहीं चलेगा कि कब खेत आ गया। मनीष और पंकज गांव के तंग गली से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था बस। कहीं कहीं घरों के बाहर टांगी गई पीली बल्ब की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। कुत्तों के भौंकने की भी आवाज नहीं थी, जैसे पूरा गांव किसी इंतजार में चुप हो गया हो। दोनों की चाल अपने आप धीमी थी। इस समय गली का खाली होना थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों वहीं रुक गए। अरे मनीष बेटा, इतनी रात में फावड़ा उठाकर कहाँ जा रहे हो? अरे दादाजी, जो बरगद के पेड़ के पास खेत पड़ता है ना, वो जमीन अब मेरी हो गई है। आज कई दिनों बाद बिजली आई है, इसलिए वही जा रहा हूँ। सोचा मौका रहते पानी दे आऊं। किसान है हम लोग, दादा कब लाइट चली जाए पता ही नहीं रहता। मनीष की बात पूरी होते होते दादा का चेहरा उतर जाता है। उनकी आंखों में अजीब सी चिंता झलकने लगती है। वे कुछ पल बिना बोले खड़े रहते हैं, जैसे सोच में पड़ गए हों। मनीष, उस बरगद के पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता, खास करके अमावस की रात। और आज अमावस की रात है। इस दिन अंधेरे में कुछ ऐसा जाग जाता है जो आदमी की पारी छाई तक नहीं छोड़ता। जिसने भी उस समय वहां कदम रखा है, या तो वो वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो उसकी आंखों में आज तक वही डर कैद है। मैं कह रहा हूं बेटा, आज लौट जाओ, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। दादाजी, आप ज्यादा मत सोचिए। ऐसी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। लोग रात होते ही हर जगह की बातें बना लेते हैं। वाह, कोई भूत प्रेत नहीं है, वो जमीन मेरी अपनी है। आप बिना कोई टेंशन के घर जाइए। काम निपटा के लौटूंगा तो सबसे पहले आकर आपको ही बता दूंगा। अब सच में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनीष और पंकज आगे बढ़ गए। गांव की गली अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। दोनों तरफ मिट्टी के घर, बंद दरवाजे और कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी माहौल को और अजीब बना देती है। हवा में हल्की सी नमी, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि अपने धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। पीछे चल रहे पंकज बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था दादा की बात।
उसके मन निकल ही नहीं रही थी। मनीष, पता नहीं क्यों पर मन बहुत घबराया हुआ है। दादा ने जो कहा ना, वही बात बार बार दिमाग में घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम गलत जगह जा रहे हैं। पहले कभी ऐसा डर नहीं लगा। तू बेवजह डर रहा है? गांव में ऐसी बातें हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाती है। हम दोनों साथ हैं, कोई अकेलापन नहीं है। खेत पास ही है, पानी देकर वापस लौट आएंगे। चल जेदा, मत सोच। मनीष चलते चलते पंकज को समझाता हुआ आगे की और बढ़ता गया। उसकी आवाज में भरोसा होता, जैसे वो खुद को भी तसल्ली दे रहा हो। दोनों कच्चे रास्ते पर साथ साथ चलते गए और बात करते रहते हैं। रास्ता लंबा नहीं लगता। इसी तरह बातें करते वो अपनी खेत की ओर पहुंच जाते हैं। मनीष रुककर चारों ओर नजर घुमाता है। पंकज भी चुपचाप खेत की तरफ देखने लगता है। पंकज, यही रुक जा, पहले मोटर चालू कर देता हूं, तब आगे का काम देखते हैं। मनीष पंकज को वहीं पर खड़ा करके मोटर चालू करने चला जाता है, जहां पर मोटर का लोहे वाला बोर्ड लगा है। मनीष वहां पर पहुंचकर मोटर को चालू कर देता है। एक तेज खट की आवाज के साथ मोटर गरज उठती है और पाइप से निकलता पानी अंधेरे खेत में रास्ता बनाने लगता है। चलो, चालू हो गई, देख पंकज। पानी अब तेजी से कियारियों की तरफ बढ़ने लगा है। अब तो यहीं पर बैठ जा, मैं उधर नीचे वाले खेत में देखाता हूँ। उस तरफ का बांध थोड़ा कमजोर लग रहा है। ठीक है मनीष भाई, लेकिन जरा जल्दी लौट आना। यहाँ अकेले बैठा रहूंगा तो मन थोड़ा अजीब सा रहेगा। सन्नाटा, कुछ जेदा ही लग रहा है आज। अरे तू घबरा मत, बस अभी आया। ये मोबाइल तो रख ले, मेरे पास रहेगा तो खेत में काम करते समय कहीं गिर भी जाएगा। इसमें कुछ देख लेना, मन लगा रहेगा। मनीष मोबाइल पंकज को देकर अंधेरे की ओर निकल पड़ा। पंकज चुपचाप वही खड़ा होकर उसे देखता रहता है। जैसे ही मनीष अंधेरे से ओझल होता है, पंकज धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर के उस भावुक सन्नाटे को ध्यान से देखने लगता है, जैसे इस खामोशी में कुछ बहुत गहरा छिपा हो। अब यहाँ अकेले खड़े खड़े तो डर और भी बढ़ रहा है। तब तक डरावनी दुनिया टून का ही कोई नया वीडियो देख लेता हूँ। इनकी कहानियाँ ऐसी होती है कि बंदा सब भूल जाए। तभी पंकज फोन में खो जाता है। रात के सन्नाटे में उसके फोन से डरावनी दुनिया की डरावनी कहानियां की आवाज गूंजने लगती है। कभी किसी चुड़ैल की चीख तो कभी पायल की आवाज। पंकज इतना डूब जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके खड़ा वो पुराना पेड़ कितनी डरावनी परिछाइयां बना रहा है। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके मन में अचानक अजीब सा झटका हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़ के देखा और रह नजारा उसके रूह तक पहुंची और उसकी दौड़ती हुई धड़कती सांस पागलपन की तरह तेज हो गई। वो ठोकर खाता गिरता और फिर उठता और भागता रहा। उसके सीने में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बेटी को बचाना है। लेकिन उस डर के पीछे छिपा पिता का हौसला। पंकज के धड़कने बीड़ियों के साथ साथ बढ़ रही है। तभी मोबाइल में जैसे ही कोई साया आता है, ठीक उसी पल मोटर की वो भारी थप थप की आवाज रुक जाती है। खेत में एक
डरावना माहौल छा जाता है। पंकज का हाथ कांप जाता है। वो फोन चलाना बंद कर देता है और अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाता है। वो समझ नहीं पा रहा मोटर बिजली जाने से बंद हुई या कोई और मसला है। अरे मोटर अपने आप कैसे बंद हुई? अभी तो बिल्कुल सही चल रही थी, फिर ये अचानक क्या हुआ? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? सामने वाले खेतों में लाइट तो जल रही है, फिर यही की मोटर क्यों रुकी? पता नहीं क्या हुआ। मनीष भाई भी अभी नहीं आए, कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। वो अब मैं क्या करूं? मुझे तो इस मोटर के बारे में कुछ नहीं पता, वरना कुछ देखता। मोटर क्या बंद हुई? ऐसा लगा जैसे कोई पूरे खेत में सन्नाटा छा गया हो। पंकज अपनी जगह बैठा बैठा बस चारों तरफ गर्दन घुमाकर देख रहा है कि आखिर हुआ क्या। अभी वो उठने की सोच ही रहा था कि तभी दूर से किसी की आने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी पैर पर चल के आ रहा हो। वो मनीष है जो अंधेरे से निकल कर आ रहा है, पर उसके चलने का अंदाज कुछ बदला सा लग रहा है। अरे पंकज, ये क्या मजाक है? भाई मोटर क्यों बंद कर दी तूने? अभी तो आधे खेत में नमी भी नहीं आई है और तू यहाँ आराम से खड़ा है। अरे मनीष भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ बैठा हुआ फोन देख रहा था। तभी अचानक जोर से खट की आवाज आई और ये मोटर अपने आप बंद हो गई। अपने आप ये मोटर कैसे बंद हो जाएगी? इसका स्विच इतना टाइट है कि बिना जोर लगाए हिलता तक नहीं। तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? कसम से भाई, मैं अभी वहां पर गया भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। जैसे ही मोटर रुकी, मैं डर गया कि क्यों ये अचानक मोटर बंद हो गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये मोटर कैसे बंद हो गया। अच्छा रुक, ज्यादा मत सोच, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं वहां पर जाकर देखता हूं। मनीष चुंचलाकर स्टार्टर की ओर बढ़ता। जैसे ही वो स्टार्टर के पास पहुंचता, तभी अचानक अपने आप ही मोटर चालू हो जाती है। मनीष की आंखें फटे रह जाती है। पंकज, ये क्या हो रहा है? ये मोटर तो अपने आप ही चालू हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष पंकज से बात ही कर रहा था, तभी अचानक मोटर का पानी बंद हो गई। भाई भागो, वहां से दूर हटो, वहां से मैं बोल रहा हूं, यहां से निकलो, यहां अब रहना ठीक नहीं है। मनीष फिर से मोटर का स्विच दबाने के लिए हिम्मत करता है, पर इस बार जैसे ही उसका हाथ स्विच तक पहुंचता है, उसे एक असहनीय ठंडी हवा महसूस होता है। उसका हाथ स्विच तक पहुंचने से पहले ही कोई चीज उसे पीछे ढकेल देती है। मनीष डरकर 2 कदम पीछे हटता है। पंकज, मैंने अभी तक छुआ भी नहीं। तभी मुझे लगा किसी ने धक्का दिया, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो। भाई मैंने देखा जब तुमने हाथ बढ़ाया तो वहां पर एक काला साया ऐसा महसूस हुआ, फिर अचानक गायब भी हो गया। तभी मोटर वाले उस पुराने लोहे के डिब्बे के अंदर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आती है, जैसे कोई उसके अंदर से चिल्ला रहा हो। दोनों दोस्त उस आवाज से जम जाते हैं। मनीष भाई, भागो यहाँ से, भागो ले जल्दी। तभी दोनों दोस्त भागने लगते हैं अंधेरे में। पागलों की तरह शुरू करते ही पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। सिर्फ गांव की दूर देखती मंद रोशनी उनकी आखिरी उम्मीद है। पीछे मत देखना पंकज, वो हमारे ठीक पीछे है, क्योंकि उसकी आहट आ रही है। पीछे से बहुत जोर से हंसी गूंजती है, जो बहुत डरावनी लगती थी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद
मनीष और पंकज ने कभी उस खेत की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। आज भी अमावस की रात को उस मोटर वाले डिब्बे से चिल्लाने का आवाज आता है।